आज का हमारा ज्वलंत मुद्दा है आरक्षण, राजनैतिक दल और भारत के जनता को मिलने वाला इसका लाभ। तो सबसे पहले ध्यान दें कि ये जो आरक्षण आजादी के पहले से लेकर और अभी तक हमारे देश में है और आगे भी रहेगा और इसकी मांग बढ़ते जा रही है, क्या लगता है कि जिस देश में योग्य लोगों को रोका जाए, चाहे वो जिस जाति से हो, जिस वर्ग से हो, और अयोग्य लोगों को प्रश्रय दिया जाए, वो भी 60% के आसपास, तो देश का विकास किधर होगा समझा जा सकता है। हाँ, योग्य बनाने के लिए यदि आरक्षण दिया जाता, पठन पाठन में आरक्षण दिया जाता, उन्हें उचित शिक्षा में आरक्षण दिए जाते, उन्हें योग्यता को ग्रहण करने में मदद किया जाता, तो यह सुनिश्चित था कि योग्य लोग योग्यता ग्रहण करने में अधिक सरकार से सेवा लेते, न कि अयोग्य लोग सरकारी मशीनरी को संचालित करते। लेकिन इसके कारण क्या है और आरक्षण का लाभ जिन्हें चाहिए उन हाथों तक अभी तक क्यों नहीं पहुंचा, ये थोड़ा सा आप समय निकालकर सुने और अच्छा लगे तो इस मैटर पर चर्चा परिचर्चा भी करें, हमें भी राय दें और आपका राय हम जरूर मानेंगे। ऐसा नहीं कि मेरा ही राय सर्वोपरि होगा, लेकिन हां, आप स्वयं देखिए, जैसे मैं कहना चाहूंगा शेड्यूल कास्ट के बारे में। शेड्यूल कास्ट लोगों को जो आरक्षण दिया गया है या शेड्यूल ट्राइब लोगों को आरक्षण दिया गया है, वो होना चाहिए, मैं इसका समर्थक हूं और जरूरी भी है। लेकिन इसमें उनके विकास कोई मानक नहीं है। मान लीजिए कि 26-27% जो आरक्षण है वे उन्हीं के तबके के ऊपर के लोग लाभ उठा लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम्पल से समझिए कि अगर 100 पद निकला दरोगा का, तो 100 दरोगा में यदि 27 सीट शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित है, मान लीजिए इसे 22% के आसपास होना चाहिए, तो मान लीजिए कि 22 सीट आरक्षित है और परीक्षा देने वाले शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग 1000 है, तो 22 तो वे होंगे जो उन 1000 से तेज हों। हाँ, जो ज्यादा तेज होंगे वो जनरल में भी चले जाएंगे, लेकिन जो 1000 बच गए कम तेज, जो जनरल में नहीं जा सकते थे, उनमें 22 वो जाएंगे जो 1000 में तेज हो, तो बाकी तो रह गए। अब आपको थोड़ा सा मैं बता रहा हूं, मेरा ऐसा कहना है कि उन 22 को पता लगाया जाए कि उनकी शैक्षणिक स्तर क्या है, पारिवारिक स्तर क्या है। क्योंकि ये देखा गया है कि इतने बड़े बड़े लोग जो शेड्यूल कास्ट से ही है, वो अपने वर्ग से अपने लोगों के राजनीति करने की बात कहते हैं। कभी कभी ऐसा वो स्थिति उत्पन्न करते हैं, लगता है कि जातीय उन्माद फैला देंगे, ऐसा भी कर देते हैं।
लेकिन उन्हें ये नहीं लगता कि वो 22 सीट वो बढ़ चुके हैं, वो आगे हो चुके, छोड़ देते किसी गरीब के लिए। अगर वो सीट जो 22 दरोगा बने, अगर वो 22 नहीं बल्कि 23 बने, मुझे क्या आपत्ति है, मुझे तो खुशी है। लेकिन उसमें जो अमीर लोग हैं, जो विकसित लोग हैं, उन्हीं के वर्ग के, उनको हटा दिया जाता, और उसी में जो अत्यंत गरीब है, अत्यंत पिछड़ा है, जिसको आरक्षण का लाभ अभी थोड़ा भी कभी नहीं मिला है, अगर उनको आरक्षण दिया जाता तो शायद जो इतने लंबे अवधि के बाद गरीब गरीब ही रह गया और अमीर चाहे वो किसी वर्ग से, वो लगातार अमीर होते गया, इस पर कुछ विराम लगता और देश में समानता आने का एक अभ्यास होता, एक कोशिश होता और शायद आ भी जाता। तो इसलिए जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षण है वो रहे, लेकिन जो उसमें ऊंचे लोग हैं, ऊंचे लोग जो लाभ उठा लिए हैं, 500 बीघा के मालिक हो चुके हैं, वो मंत्री रह चुके हैं, वो विधायक हो चुके हैं और दोबारा भी फिर वही विधायक के उम्मीदवार बने, क्या तो हम दलित हैं, तो निश्चित ही ये माना जाएगा कि उन्हीं में के कुछ ऊपर वाले अब उनके शोषक हो गए। समझिएगा, उसी वर्ग के जो ऊपर वाले हैं वो अपना मलाई खा ले रहे हैं और अपनी संख्या बल दिखाने के लिए अपने से पिछड़े हुए लोगों को खाली जोड़ रहे हैं, उनको लाभ नहीं मिल रहा है। तो ये तो पिछड़े हमेशा रह जाएंगे, चाहे 200 वर्ष तक आरक्षण रहे, 100% आरक्षण कर दिया जाए, तब वो तो उसमें ऊपर वाले ही उसका लाभ उठाते रहेंगे। उसमें जो उसी वर्ग में, जिस वर्ग के लिए आरक्षण है, उसमें जो पिछड़े हैं उनको मिलना चाहिए। इस पर मंथन करने की आवश्यकता है। दूसरी चीज है, जो ओबीसी के भी आरक्षण है उसमें तो खैर क्रीमी लेयर है, लेकिन कानून की हाथ कमजोर होने के कारण क्रीमी लेयर कोई बनवा ले रहा है। जो जनरल में है उनमें भी देखा जा रहा है कि 10% जो ईडब्ल्यूएस दिया गया है उसमें भी जो मजबूत लोग हैं उनका बन जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभ्यर्थी इसके लिए अभ्यास करे, बल्कि सरकार स्वयं पहुंचकर, उसके एक अभिकरण खुद पहुंचकर डोर टू डोर ये पता लगाए कि कौन किसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, सामाजिक स्थिति कैसी है, शैक्षणिक स्थिति कैसी, और फिर उनको ऑन द स्पॉट उन्हें ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट दे दे, ओबीसी का दे दे, क्रीमी लेयर का। और शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब में जो इनकम को नहीं माना गया है, आखिर क्यों, कुछ समझ में नहीं आता। उन्हें लगता है कि इनकम लागू हो जाने से मुझे आरक्षण नहीं मिलेगा। ऐसा तो नहीं है, उन्हें मिले। 10 वर्ष पर बार बार क्यों, हम तो कहते 20 साल के लिए कर दिया जाए, 50 साल के लिए कर दिया जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक हमारे देश के सभी लोग हैं, अतः मुझे पीड़ा होती है, दर्द होता है कि एक ही गांव के, एक ही माता पिता के 2 भाई, और एक भाई अगर पढ़ लिख कर शिक्षक बन गया है और उसके अगर 5 बेटा बेटी है, उस पैसे को खर्च करके 5 को वो आरक्षण का लाभ देकर नौकरी दे रहा है, और उसी का दूसरा भाई बकरी चरा रहा है और उसके बच्चे भी 2-3 है, वे लोग भी उसी व्यवसाय को अपना रहे हैं। पठन पाठन के लिए एक तो धन नहीं, और अगर है भी तो कम आय होने के कारण अच्छे स्कूल नहीं मिलते, अच्छे ट्यूशन नहीं मिलते। और वैसी स्थिति में ये जो शिक्षक के 5 बेटे हैं, वे अच्छे ट्यूशन, अच्छे कोचिंग करके ये 100 में अगर 45 अंक लाते हैं तो इनको जॉब हो जाता है। और ये जो इन्हीं मास्टर साहब के भाई हैं, जो गरीब है किसी कारणवश, अपने बच्चों को अच्छी ट्यूशन नहीं दिला सके, इनको भी जॉब नहीं हुआ, इनके वाइफ को भी नहीं हुआ,
और इनके बच्चों को भी 40 अंक आता है, 45 नहीं आता, पढ़ते वो भी ये मेहनत खूब करते हैं। पैसे नहीं कि महंगे कोचिंग में जाए, महंगे संस्थाओं में जाए, और बचपन से ही उनकी पठन पाठन की स्थिति कमजोर रहती है, पौष्टिकता भी कम रहती है। तो मेरा कहना है कि एक बार मास्टर साहब जब अपने आरक्षण का लाभ उठा लिए हैं या उनकी स्थिति अच्छी हो गई है तो इनको अब नहीं मिलना चाहिए, और ये उनके दूसरे भाई को या उनके परिवार को मिलना चाहिए। तो ऐसा होता क्या कि बड़ी तीव्रता से सब तरक्की कर जाते, और जो जिनके लिए ये व्यवस्था बाबा साहब अंबेडकर ने किया था उस हाथों तक इसका लाभ पहुंचता, उन हाथों तक इनका लाभ नहीं पहुंच रहा है। अब इतने दिन से संविधान लागू है हमारा, और राजनीतिक दल छूने की हिम्मत नहीं करते, उन्हें डर है कि मेरा वोट बिगड़ जाएगा, जो दलितों के नेता हैं वो हमारे खिलाफ हो जाएंगे। नहीं, उनको सेटिस्फाइड किया जाता, बताया जाता कि आरक्षण कम नहीं होने जा रहा है, बशर्ते आप ही में से जो ऊपर वाले आपके दुश्मन बने हैं, आप ही में से जो ऊपर वाले हैं वो आपके दुश्मन बने हैं, वो लाभ उठा रहे हैं और राजनीति आप पर कर रहे हैं, आपको जोड़ रहे हैं, आपका लाभ उठा रहे हैं, आंदोलन आपके लिए कह रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन फायदा उनको मिल रहा है, तो शायद वो समझते इस मुद्दे को और इस तरीके से वो सत्य के साथ होते और हमारा देश तरक्की करता। तो मेरा ऐसा मानना है कि आरक्षण हो, जो है सही है, गलत नहीं है, लेकिन लागू करने के तरीके इसके ठीक नहीं है। दूसरी चीज है कि जो काफी आगे पहुंच चुका है उसको कई तरीके का लाभ मिल रहा है। उसको गाड़ी खरीदे तो सब्सिडी, लोन ले तो सब्सिडी, उसको घर बनाए तो सब्सिडी, ठीक इसी ढंग से उसको नौकरी में आरक्षण, हर जगह उसको बेनिफिट्स है। और उन्हीं में से जो पिछड़ा हुआ है, जमीनी नहीं है तो घर कैसे बनाएगा, सड़क पर कहीं खड़ा होकर अपना काम चला रहा है, टेंट राउटी वगैरह गिराकर कसम जी रहा है। ठीक इसी ढंग से उस व्यक्ति को इतना भी नहीं कि कागज तैयार कर सके और कहीं से गाड़ी ले सके, वो तो दिन में कमाता है, रात को खाता है, ऐसी स्थिति है। लेकिन उनके गरीबी का दोष अब मर दिया जाता है जो समाज में मेहनत कश लोग हैं, कोई भी वर्ग का, उन्हें उनके नेता, जो दलित के नेता है ऊपर वाले, जो लाभ उठा रहे हैं, उन जो दलित में से हमारे भाई बंधु में से जो थोड़ा पिछड़े हैं, उनको कहते हैं आपके पिछड़ेपन का कारण अब हम लोग नहीं है, हम तो सब एक है, कहते हैं ये पिछड़ेपन का कारण है राजशाही। जब आश्चर्य करेंगे कि 600-700 वर्ष मुगल शासन किए, राजशाही कहां थी? मुगल थे। ब्राह्मणवादी परंपरा कहां थी? जब ब्राह्मणों ने शोषण किया, ये भड़काते हैं, लड़ाते हैं। सत्ता तो 700 वर्ष मुसलमानों की थी, कहां ब्राह्मणों की सत्ता थी, कायस्थों की सत्ता थी, राजपूतों की सत्ता थी? ऐसी तो कुछ थी नहीं। और करीबन 300 वर्ष तक अंग्रेजों की सत्ता थी। तो फिर ये शोषण कब कर लिए? और अगर मान लीजिए कर लिए, अब तो अंबेडकर साहब ने शोषण पर रोक लगा दिया है। संविधान 26 जनवरी 50 को लागू हुआ। आज मैं जब बोल रहा हूं तो तारीख 4 फरवरी 2022 है। इतने लंबे समय तक आजादी के बाद से कौन शोषण कर रहा है? आप ही में से जो ऊपर वाले लोग हैं, और आपको केवल भड़का रहे हैं। अतः उनके भड़काने से न भड़के, और मैं सबसे कहूंगा, उन लोगों से भी कहूंगा जो एक बार लाभ आरक्षण के उठा चुके हैं, चाहे दलित के हो, चाहे ओबीसी के हो, चाहे ईडब्ल्यूएस के हो, कोई भी किसी भी तरीके के, उनको दोबारा उसका लाभ नहीं मिले। और जो पिछड़े हुए हैं, जिनको लाभ नहीं मिल रहा है, उनको अब लाभ मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस आरक्षण का बेनिफिट्स देश को हो सकेगा, हमारी जनता को होगा,
आप सबों को होगा और हमारा देश तरक्की करेगा। लेकिन अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो शायद हमारा देश कितना हो लंबा समय लग जाए, जो तरक्की आरक्षण के माध्यम से होना चाहिए उस आरक्षण के माध्यम से तरक्की नहीं होगा। तब यह आरक्षण एक बेकार है। और अब तो खुलकर बोलने की बात है कि सबको मिल रहा है, सभी जाति को, सभी धर्म के लोगों को। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि इस चेतना को जागृत किया जाए और फिर हमारे राजनेता हो या IAS लोग हो, कब तक कुंठित करते रहेंगे देश को? कभी तो प्रकृति के कुछ कर्ज होते हैं, उसको अदा कीजिए। जब आप कानून के नियंता है, राजनीतिक पदों पर आसीन है और उस कानून के अच्छे पदों पर बैठने वाले, शासन चलाने वाले, आपके शासन के दौरान भी यदि फिर भी कोई गरीब रह जाता है तो पद आपको छोड़ देना चाहिए। देश में बहुत लोग इंतजार कर रहा है, उनको तरक्की करने के लिए उनके पास सिद्धांत है, उनको तरीका है और वो देश में जरूर इंप्लीमेंट करेंगे अच्छी चीजों को। इस पर मंथन करेंगे, सोचेंगे और सोचे भी है कुछ लोग। बस उन्हें अवसर दीजिए। ये नहीं कि राजनीतिक युद्ध कराकर, लड़ाई कराकर, वर्ग संघर्ष की माहौल उत्पन्न करके और फिर केवल अपना लाभ उठाइए। अंबेडकर साहब के सपनों को साकार करना है तो उतने महान आत्मा के नाम का सौदा मत कीजिए। उतने महान आत्मा को कम से कम वर्ग संघर्ष में मत डालिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय